तो कल हमने क्वेश्चन किया था प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू बॉल्स इज रेड। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन आगे समथिंग समथिंग एटलीस्ट वन, तो हमेशा एक ही तरीका अपनाना। सपोज दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहेंगे, देन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड प्रोबेबिलिटी ए बार, ये फाइंड करो। तो ए इज द रिक्वायर्ड इवेंट, तो ए है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जो नॉट रिक्वायर्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी ज्यादा आसान होगा। उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिक्वायर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, जो भी कह दो, ये पहले कैलकुलेट करो, बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ये हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन वाले में यही मेथड यूज करेंगे, यही वे रहेगा हमारा सॉल्व करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। In a bag there are n white and n black balls. In a bag there are n white and n black balls. Pairs of balls are drawn. Pairs of balls are drawn without replacement. Pairs of balls are drawn without replacement till the bag is empty. Till the bag is empty. Find the probability that each pair of the balls drawn find the probability that each pair of the balls drawn contains one white and one black ball. In a bag there are n white and n black balls. Pairs of balls are drawn without replacement till the bag is empty. Find the probability that each pair of the balls drawn contains one white and one black ball. ठीक है, एन व्हाइट एन ब्लैक बॉल है, एक बार में दो बॉल्स एक साथ निकाला गया, फिर उसको बाहर रखा, फिर दो बॉल्स निकाला, दो बॉल्स एक साथ बाहर रखा, फिर दो बॉल्स निकाला बाहर रखा। ये तब तक करते गए जब तक कि बैग इज नॉट एम्प्टी। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हर पेयर में, जो हमने बॉल्स का पेयर हमने निकाला उसमें एक व्हाइट था और एक ब्लैक था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, कैसे करें? ऐसा करते हैं कि देखो इसमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है। पहली बार जो हमने पेयर ऑफ बॉल्स निकाले, एक व्हाइट एक ब्लैक, एंड देन सेकेंड बार जो पेयर निकाला उसमें वन व्हाइट वन रेड, एंड थर्ड बार जो बॉल निकाले उनमें वन व्हाइट वन रेड, एंड फोर्थ बार में वन व्हाइट वन रेड। ऐसा करते हैं। सो फर्स्ट बार ब्लैक एंड व्हाइट, सेकेंड बार एंड सेकेंड टाइम ब्लैक व्हाइट, थर्ड टाइम ब्लैक एंड व्हाइट, फोर्थ टाइम ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा करते जाना है। ऐसा करते हैं हम। कंसीडर इवेंट ए, और इवेंट ए है द पेयर ऑफ बॉल्स, पेयर contains one white and one black, contains one white and one black, one white and one black। अब इसको तो मैं चेंज कर रहा हूं, A1 कहूंगा तो
जो फर्स्ट पेयर हमने निकाला, अगर मैं A1 कर रहा हूं दैट मीन्स फर्स्ट पेयर, तो A2 लिखूं सेकंड पेयर, बेटर है AI, कंसीडर इवेंट I। अब ये क्या हो जाएगा, ith पेयर ऑफ द बॉल्स ड्रॉन। वो जो ith पेयर, ith टाइम जब हम निकाल रहे थे पेयर ऑफ बॉल्स, उसमें 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक। तो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज A1 होना चाहिए क्या, फर्स्ट बार जब हम पेयर ऑफ बॉल्स निकालेंगे तो उसमें 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक चाहिए क्या, यस चाहिए। एंड और क्या चाहिए, एंड A2 भी चाहिए। सेकेंड टाइम सेकेंड पेयर ऑल्सो कंटेन्स 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक, ये भी चाहिए। एंड A3 भी चाहिए। थर्ड पेयर जो तीसरी बार हम निकाल रहे हैं पेयर ऑफ बॉल्स, उसमें 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक होना चाहिए। एंड सो ऑन करते हुए कितने पेयर ऑफ बॉल्स हैं, n व्हाइट एंड n ब्लैक, दैट इज n पेयर ऑफ बॉल्स। n बार हमें निकालना पड़ेगा बॉल्स को हाथ डाल के। तो an सभी में 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक चाहिए। नाउ व्हाट इज दिस एंड मींस, क्या होता है, A1 एंड मींस इंटरसेक्शन, पढ़ा है क्या हमने, ठीक है। सो दिस इज इंटरसेक्शन A3, इंटरसेक्शन करते हुए इंटरसेक्शन AN। अब देखो तुम्हें इन सभी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तुम्हें A1 की चाहिए एंड A2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए एंड A3 की प्रोबेबिलिटी चाहिए एंड सो ऑन। तो तुम्हें क्या चाहिए, देखो ये लो A1 की प्रोबेबिलिटी और ये लो A2 की प्रोबेबिलिटी व्हेन A1 हो चुका है, एंड ये लो A3 की प्रोबेबिलिटी जबकि A1 इंटरसेक्शन A2, A1 एंड A2 बोथ हैव हैपेंड एंड सो ऑन। और ये लो प्रोबेबिलिटी ऑफ AN व्हेन A1 एंड A2 एंड so on AN -1 have happened। A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, AN -1 हो गया, तो AN की प्रोबेबिलिटी ये तुम्हें चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं आगे। A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कैसे आएगा, A1 कैसे मिलेगा, फर्स्ट बार हम जब हाथ डाल रहे हैं तो अंदर में n व्हाइट एंड n ब्लैक बॉल्स हैं, तो उसमें से 1 व्हाइट और 1 ब्लैक चाहिए। तो 1 व्हाइट चाहिए, कितने हैं टोटल, n व्हाइट है n ब्लैक है, तो एक व्हाइट चाहिए कितने वेज में, NC1 वेज में। एंड और एंड मींस इनटू 1 ब्लैक चाहिए, कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, n ऑप्शंस, तो NC1 वेज में। ये तो रिक्वायर्ड था अपॉन टोटल, तो टोटल में 2n बॉल से कोई भी 2 बॉल निकाल लो, 2NC2, देन ये तो हमने ये निकाला। अब एक व्हाइट और एक ब्लैक निकल चुका है, तो क्या कैसा कॉम्बिनेशन बाकी है, n-1 व्हाइट एंड n-1 ब्लैक, ये कॉम्बिनेशन बाकी है। अभी जब सेकेंड बार हाथ अंदर डालूंगा बॉल निकालने के लिए, तो मुझे कैसा चाहिए, 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक। तो 1 व्हाइट कैन बी सेलेक्टेड इन n-1 C1 ways, 1 black can be selected in n-1 C1 ways। देन और इन टोटल क्या था, 2n-2 balls are there, 2n-2 में से कोई भी 2 बॉल, 2n-2 C2। एंड अगर यहां की बात करें तो 2 व्हाइट निकल चुके हैं और 2 ब्लैक, तो देयर आर 2 व्हाइट निकल चुके हैं, तो n-2 व्हाइट रिमेनिंग है, n-2 ब्लैक रिमेनिंग है। अभी 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक कितने तरीके से, n-2 C1 इंटू n-2 C1 अपॉन
2n माइनस, टोटल 2 बॉल्स यहां निकल चुके हैं, 2 बॉल्स यहां निकल चुके हैं, 4 बॉल्स निकल चुके हैं, 2n माइनस 4c2 एंड सो ऑन चलते जाएगा। लास्ट में जब लास्ट टाइम हम हाथ डालेंगे बॉल्स निकालने के लिए तो रिमेनिंग होगा 1 व्हाइट और 1 ब्लैक। लास्ट टाइम में 1 पेयर बाकी रहेगा, तो 1 व्हाइट और 1 ब्लैक, 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक। सो इसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 1c1 इंटू 1c1 और टोटल 2 बॉल्स में से 2c2। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, nc1 मतलब n, ये भी n, n इंटू n, तो n सिंपली n इंटू n, n स्क्वायर, चलो कोई बात नहीं, n इंटू n, और अपॉन में क्या लिखा है 2nc2 दैट इज 2n इंटू 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू सेकेंड टाइम क्या लिखा है, दिस अगेन n माइनस 1 और दिस इज अगेन n माइनस 1, सो n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 अपॉन में क्या लिखा है 2n माइनस 2c2, 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 अपॉन 2, ये लिखा हुआ है एंड सो ऑन। लास्ट में देखो ये लिखा है, तो देखो और टर्म भी हमने लिख रखा है, जो लिख ही लेते हैं इसको भी। क्या लिखा है n माइनस 2c1, उसको भी लिख लो एक बार, ये n माइनस 2 इंटू n माइनस 2 और अपॉन में लिखा है 2n माइनस 4c2, तो 2n माइनस 4 इंटू 2n माइनस 5 अपॉन 2, इस तरह से। और लास्ट में हमने क्या लिखा है, यहां पर देखो 1c1 इंटू 1c1 दैट इज 1 इंटू 1 बाई 2c2 दैट इज 2 इंटू 1 बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं, देखो थोड़ा कैसा है ये, n का स्क्वायर n माइनस 1 स्क्वायर n माइनस 2 स्क्वायर अप टू 1 स्क्वायर, ये लिखा है n स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर, सो ऑन अप टू 1 का स्क्वायर। अपॉन में देखो क्या लिखा है इसने 2n इंटू 2n माइनस 1, ये 2 जो नीचे में है उसको हम ऊपर ले आ सकते हैं, इंटू 2 यहां कर सकता हूं, दिस इंटू 2 यहां आ जाएगा, ये इंटू 2 ऊपर आएगा। कितने 2 हैं, हर एक में 2 2 2 2 n टर्म्स आर देयर, क्या हो जाएगा ये 2 की पावर n। समझ में आ रहा है, ये 2 नीचे जो है वो ऊपर जा सकता है, इंटू 2 यहां लिख सकते हैं, इसको यहां इंटू 2 इंटू 2, कितने बार 2 आया n टाइम्स, तो 2 की पावर n। नीचे में क्या लिख रहे हैं हम 2n 2n माइनस 2 2n माइनस 3, इस तरह से करते करते यहां पर क्या आया, हम 2 इंटू 1 तक पहुंचे। अब देखो हम लिख रहे हैं कुछ, ये स्क्वायर है, इसको कॉमन निकालो, पूरा स्क्वायर सबका स्क्वायर लिखो, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 करते हुए अप टू 1 का स्क्वायर। कर सकते हैं ना अलग अलग, सबका स्क्वायर बाहर निकाल दो, ये स्क्वायर सब पे लगा हुआ है, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, और इधर लिखा हुआ है 2 की पावर n। अपॉन में क्या लिखा है 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 अप टू 1 तक क्या होता है, इसको इधर देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 2n, क्या लिखा हुआ है ये 2n का फैक्टोरियल, 2n का फैक्टोरियल। और ये क्या लिखा हुआ है यहां ब्रैकेट में, दिस इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है 1 से लेकर के मल्टीप्लीकेशन में n तक n फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 की पावर n अपॉन 2n फैक्टोरियल। इस n फैक्टोरियल के स्क्वायर को नीचे लेके आओ, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n अपॉन, इसको इधर ले आओ 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, जो स्क्वायर में है उसको मैंने 2 बार लिख दिया। ये क्या लिखा है 2 की पावर n अपॉन 2ncn, ये लिखा है 2ncn, लिखा है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये है फाइनली। देखो अच्छा, ये काफी सिमेट्रिक लग रहा है देखने में, 2 की पावर n अपॉन 2ncn, ठीक है।
तो ऐसा देखने में जो अच्छा लगे वो थोड़ा फेवरेट लगता है एग्जामिनर्स को कि हाँ एकदम बिल्कुल अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये सॉल्व करने का तरीका है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे और ये हेडिंग नंबर कौन सा होगा? 7। हेडिंग नंबर 7 हम रखेंगे, ये है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कैसे इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे? देखो पहले हम लिख लेते हैं, बाद में समझेंगे। देखो टू इवेंट्स ए एंड बी, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Two events A and B are said to be independent events if probability of A when B has happened is equal to probability of A, and probability of B when A has happened is equal to probability of B। अगर ऐसा कंडीशन है तो हम कहेंगे A and B are independent events। ठीक है, लिख लिया? तो क्या कह रहा है ये? Probability of A when B has happened is equal to probability of A। ये कह रहा है, एक इक्वेशन को बता रहा है, इस probability of A को B के होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो अपनी probability के बराबर है। Probability of A when B has happened is also equal to its own probability। B हुआ है नहीं हुआ है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। Similarly, probability of B when A has happened is equal to probability of B। फर्क ही नहीं पड़ा कि A हुआ है या नहीं हुआ है, तो उन्हीं को तो इंडिपेंडेंट कहेंगे कि भाई दूसरा इवेंट हो रहा है नहीं हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है इन दोनों को आपस में, तो दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट है, समझ में आया क्या लॉजिक? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने प्रोबेबिलिटी के बराबर है। बी हुआ है, इस इवेंट बी हुआ है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सिमिलरली इवेंट ए यहां पर हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज हैपेंड इज इक्वल टू इट्स ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट अगर इवेंट दिस इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे, ये भी हेडिंग है, नंबर डालेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, हम दो इवेंट्स ले रहे हैं ए एंड बी विच आर इंडिपेंडेंट। ए एंड बी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये लो ए की प्रोबेबिलिटी, और ये लो बी की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए हैज हैपेंड। ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है ये। अभी वो कह रहा है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, और जब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कह रहा है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज हैपेंड क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो दिस इज नथिंग बट ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कब होगा? जब व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये बात ध्यान रहेगा। व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तभी ये बात होगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जब भी
जब भी ए एंड बी इंडिपेंडेंट कहलाए, क्वेश्चन में दिया हो, तो जरूरत पड़े या ना पड़े हमारे दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए। ये क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मान के चलो तुम। यही याद आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है ना। अब देखो, अब जाके लग रहा है कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम नाम ही है। अब कुछ बातें हम ध्यान देंगे। इसके पहले हमने एडिशन थ्योरम लिखा था। एडिशन थ्योरम किसके लिए था? यूनियन के लिए, याद आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है। ये देखो किसके लिए? ये इंटरसेक्शन के लिए है। तो वो एडिशन थ्योरम था तो वहां प्लस माइनस कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, यहां मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। अच्छा, एडिशन थ्योरम को हमने एक स्पेशल टाइप के इवेंट के लिए पढ़ा था, वो था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। जैसे देखो यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम मैंने दोबारा लिखा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, वैसे ही वहां भी एडिशन थ्योरम को हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए अलग से लिखा था, और यहां पर हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए अलग से लिख रहे हैं। तो क्या करें हम, क्या बात ध्यान रखें? जब भी हम एडिशन थ्योरम लगाएं, हमारे दिमाग में एक बार आना चाहिए, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है? और जब हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाएं, तब हमारे दिमाग में आना चाहिए, कहीं ये इंडिपेंडेंट तो नहीं। ठीक है, मैंने भी जो बातें कही एक बार और कहूंगा। एडिशन थ्योरम में यूनियन था, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में इंटरसेक्शन है। एडिशन थ्योरम में जब भी लगाते हैं एडिशन थ्योरम, तो हमें ध्यान रहता है क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। हमारा क्वेश्चन, हमारा फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहा तो। और जब भी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाते हैं, तब हमारा ध्यान थोड़ी देर के लिए कम से कम आता है कि कहीं ये इंडिपेंडेंट तो नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, इतना खतरनाक नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपली सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो। और देखो ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लग भी रहा है। अच्छा, इसी तरह से मान लो तीन इवेंट्स, इफ ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, देन कैसा होगा फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखो बिल्कुल वैसे ही बन गया फॉर्मूला। सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं जस्ट। और इस तीन तीन वाले के लिए तुम्हें फॉर्मूला, अगर वो जो मल्टीप्लीकेशन वाला लिखना है तो आता है। ये लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज हैपेंड, ये लो सी की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए एंड बी बोथ हैव हैपेंड। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ठीक है। जैसा मैंने पहले कहा एक बार और, जैसे ही इंडिपेंडेंट इवेंट कोई कहे, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं, याद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। इंडिपेंडेंट इवेंट कहते ही हमें ये क्लिक करना चाहिए। तो जैसा हम लोगों ने पहले भी ट्रांसलेशन सीखा है, उस तरह से ट्रांसलेशन हम कहें तो इंग्लिश में मैं कहूंगा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, उसका मैथमेटिक्स ट्रांसलेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। याद रहेगा, इंग्लिश में लिखा हुआ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मैथमेटिक्स में ये स्टेटमेंट लिखना है। मैंने इंग्लिश में यहां से बोला ए बी एंड सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, मैंने कहा तुमको उसको डायरेक्ट मैथमेटिक्स में लिखना है, लिखना तुम्हें मैथमेटिक्स में है, तो तुम्हें ये लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी। और एक और बात दोबारा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब यूनियन लग रहा था तो यूनियन में हमने एडिशन थ्योरम लगाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और जब हम एडिशन थ्योरम लगाते हैं
तो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड के लिए दिमाग में ये आना चाहिए कि कहीं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया तो क्या फायदा होगा, वो जो इंटरसेक्शन वाला टर्म है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। एक बार के लिए पीछे पलट के देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, कितने सारे इंटरसेक्शन टर्म हो जाए आते हैं, सारे खत्म हो जाएंगे। ये सब तब जब यूनियन हो। अगर इंटरसेक्शन आया है तो हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाना है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एक्चुअली तो ये है, जब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएं तो 1 सेकंड के लिए हमारे दिमाग में आना चाहिए कहीं ये इंडिपेंडेंट तो नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट होने से थोड़ा सा फॉर्मूला सिंपल हो जाता है, ये इस तरह की चीज नहीं आती है, सीधे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये देखो इस तरह से। तो यूनियन मींस एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम में थोड़ा सा ध्यान रखना है कहीं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। अगर हुए तो इंटरसेक्शन वाले टर्म हट जाएंगे। अगर इंटरसेक्शन दिया है तो हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखेंगे तो हमें हल्का से याद आना चाहिए इंडिपेंडेंट इवेंट तो नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट हुए तो ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन, जस्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब बात यह है कि कैसे इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ आइडिया तो हमें पहले से ही होना चाहिए। ठीक है, कुछ आइडिया पहले से होना चाहिए। जैसे देखो एग्जाम्पल 1 कंसिडर करो, एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग 2 कॉइन्स। अब हमने 2 कॉइन टॉस किया है। अब मैं ऐसा इवेंट लेता हूं, अभी मैंने इवेंट की बात नहीं की है, ये इवेंट इंडिपेंडेंस जो बात कर रहा हूं मैं इंडिपेंडेंस की, वो इवेंट्स की होती है, किसी एक्सपेरिमेंट की नहीं होती। अभी मैंने इवेंट बताया ही नहीं है, ऐसा नहीं याद दिमाग में मत बिठाओगे टॉसिंग 2 कॉइन्स आर इंडिपेंडेंट। पहले इवेंट सुनो पहले क्या है इवेंट्स। मैं कह रहा हूं मान लो हमने अगर 2 कॉइन टॉस किए तो पहले में हेड आए और दूसरे में टेल आए। मैंने ऐसे कहा इवेंट ए है, फर्स्ट में हेड का आना, फर्स्ट कॉइन में। अब 2 कॉइन टॉस किया, एक बार टॉस कर दिया फिर दूसरा कॉइन टॉस कर दिया, पहले कॉइन में हेड आना, दूसरे कॉइन में टेल आना। ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तुम सोचोगे, तुम पूछो कैसे, ऐसे फर्स्ट कॉइन को मैंने टॉस किया, हेड आया, क्या सेकंड कॉइन जब मैं टॉस करूंगा तब क्या वो सोचेगा अरे वो हेड आया है तो मेरा दुश्मन है, मैं हेड नहीं आऊंगा, मैं टेल आऊंगा, ऐसा सोचेगा क्या? नहीं। या वो मेरा दोस्त है तो वो भी हेड आया, मैं भी हेड आता हूं, ऐसा कुछ सोचेगा नहीं ना। इसीलिए तो अगर ऐसा कुछ इवेंट है, हेड ऑन द फर्स्ट टॉस और ऑन द फर्स्ट कॉइन, हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, और इवेंट बी है टेल ऑन द सेकेंड कॉइन, टेल ऑन द सेकेंड कॉइन। ठीक है, तो फर्स्ट कॉइन में कुछ भी आए, सेकंड में कुछ भी आए, इंडिपेंडेंट है। थोड़ा सोचो इसको, ये याद आना चाहिए हमको। सिमिलरली अगर हमने दो डाई थ्रो किया, थ्रोइंग 2 या 3 डाइस, थ्रोइंग 3 डाइस, और मैं इवेंट्स ले रहा हूं ए एंड बी, फर्स्ट में 2 का मल्टीपल आना और सेकंड में 3 का मल्टीपल आना। फर्स्ट डाई में 2 का मल्टीपल आना और सेकंड में 3 का मल्टीपल आना, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, स्वाभाविक सी बात है। सोचो डायरेक्टली, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट में 2 आ रहा है वो अपना आ रहा है, सेकंड में 3 आ रहा है अपना आ रहा है। फर्स्ट में इवन नंबर आना, सेकंड में प्राइम नंबर आना, थर्ड में कुछ और नंबर आना, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्या लिखने की जरूरत है? लिख लो, फर्स्ट में इवन नंबर, सेकंड में ऑड नंबर, 3 या 2 ही सही। तो अलग अलग डाई पे अलग अलग कुछ कुछ आना इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंटली थर्ड, कौन से इंडिपेंडेंट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने कार्ड्स की गड्डी ले ली, प्लेइंग कार्ड्स की, तो उसमें पत्ते निकालते हैं। अगर हमने 2 या 2 से अधिक पत्ते निकाले हैं, और वो भी कैसे निकाले हैं? विथ रिप्लेसमेंट।
तो ये इंडिपेंडेंट होंगे। विथ रिप्लेसमेंट नॉर्मली हमें हिंट देता है कि इवेंट्स आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट। विथ रिप्लेसमेंट वाले नॉर्मली इंडिपेंडेंट होते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट वाले इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो विथ रिप्लेसमेंट जैसे है हमको इंडिपेंडेंट होने के चांसेस दिख जाते हैं, इंडिपेंडेंट ही रहता है। समझ में आया था वहां क्वेश्चन देख के? जो विदाउट रिप्लेसमेंट है वो डिपेंडेंट होते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। विथ रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट, ये ध्यान रखना है। अब ऐसा करते हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल को प्रूव भी कर देते हैं, मैथमेटिकली प्रूव कर देखते हैं। चलो करते हैं प्रूव। प्रूव किसके हेल्प से किया जाएगा? इसके हेल्प से। जैसे ही ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कहा जाए तो हमें यह दिमाग में क्लिक करना चाहिए। या फिर किसी ने कहा प्रूव दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो हम यही प्रूव करने की कोशिश करेंगे, यही प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, ये सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, और इन दोनों का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखो अभी करते हैं इस क्वेश्चन को, ये फर्स्ट वाले को करते हैं क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन है, टॉसिंग टू कॉइन्स एक्सपेरिमेंट है, तो सॉल्व कर रहे हैं हम। सैंपल स्पेस लिख लो एक बार। टू कॉइन्स का टॉस करेंगे, कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो 4 आउटकम्स पॉसिबल है। लिख लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एच 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 टी टी एच एंड टी टी। ओके, तो इवेंट ए क्या है? हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन। किसमें फर्स्ट कॉइन में हेड है भाई? इसमें है और इसमें है। इसमें तो फर्स्ट में टेल है, फर्स्ट में टेल है, नहीं ये दोनों एच एच एंड एच टी। बी टेल ऑन द सेकंड कॉइन। सेकंड कॉइन में टेल कहां पर है? ये भी इसमें है और यहां है, तो इन दोनों को नोट कर लो यहां पर, एच टी एंड टी टी, ये दोनों। और ए इंटरसेक्शन बी, इसकी बात करनी पड़ती है। इसमें कौन, दोनों में इंटरसेक्शन कौन सा है? ये एच टी दोनों में है। अब सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है भाई? 2/4, तो 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 2/4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, so 2/4 is equal to 1/2. Then probability of A intersection B. A intersection B कितने एलिमेंट्स हैं? 1, टोटल 4 एलिमेंट्स, so this is 1/4. अब एक बार चेक करते हैं, probability of A into probability of B. This is equal to कितना होगा? 1/2 into 1/2 is equal to 1/4. 1/4 आया। और दिस 1/4 क्या है? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी उतना ही है, सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर दिख रहा है हमको, दोनों इक्वल हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट? ए एंड बी इंडिपेंडेंट है क्या? बिल्कुल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट इक्वल टू इसका प्रोबेबिलिटी। अगर इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होगा, और नहीं तो फिर नहीं होगा। इसको होमवर्क मान लो। चलो थ्रो, 2 डाइस थ्रो किया हमने, और ए में गेटिंग a multiple of 3 in the first die, और इवेंट बी है getting a prime number in the second die। इसको तुम प्रूव करना इंडिपेंडेंट होने चाहिए और मुझे बताना फिर। सेकंड डाई, ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट चाहिए। फर्स्ट में कुछ भी आए, सेकंड में कुछ भी आए,
ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं कुछ अलग एग्जांपल ले तो जरूर नहीं होता हमेशा इंडिपेंडेंट। मैंने कह दिया फर्स्ट में तो मल्टीपल ऑफ 3 और इवेंट बी को बोल दिया सम इज इक्वल टू 5। अब सम कह रहा तो ए दोनों ही डाई इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, तो उसको हमको चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और ये बात ध्यान रखनी है, विथ रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट होते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट नॉट इंडिपेंडेंट। एक हम क्वेश्चन और करते हैं जो क्लियर करेगा इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, अ बॉक्स हैज 2 black and 3 white balls. 2 black and 3 white balls. A box has 2 black and 3 white balls. 2 balls are drawn one by one. 2 balls are drawn one by one without replacement. 2 balls are drawn one by one without replacement. Consider the events.